गुड मॉर्निंग। हम आज एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं और इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आपने दिवाली की छुट्टियां खूब एंजॉय कर ली होंगी और अब फिर से पढ़ाई का समय आ गया है और क्योंकि अभी आप कॉलेज में नहीं आ रहे हैं और आपको ऑनलाइन कक्षा ही अटेंड करनी है, इसलिए जितने भी लेक्चर्स आपके लिए ऑनलाइन डाले जाते हैं, यूट्यूब पे डाले जाते हैं, उनको आप सुनिए, समझिए और इनसे संबंधित नोट्स पढ़िए। और क्योंकि अब एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए अब आपने त्योहार मना लिया है और अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। तो इससे पहले या दिवाली की छुट्टियों से पहले हम क्या पढ़ रहे थे, यह मैं आपको याद दिला देती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में और प्रसार शिक्षण विधियों में हमने व्यक्तिगत संपर्क विधियों के बारे में पढ़ लिया था और हमारा टॉपिक चल रहा था समूह संपर्क विधियां। समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत भी हम पढ़ चुके थे कि समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत प्रदर्शन विधि के बारे में हम पढ़ चुके थे और इसके अलावा हम जो मीटिंग्स होती हैं या जो कॉन्फ्रेंस है और इन सब के बारे में, जो समूह वार्ता है, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे कि सामूहिक वार्ताएं कैसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उनके कितने रूप होते हैं। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि फोरम क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, पैनल डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन मेथड्स, वर्कशॉप, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम समूह संपर्क विधियों की जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समूह संपर्क विधियों में आज हम जिन विधियों के बारे में पढ़ेंगे उनमें से पहली है सामान्य सभाएं या जिन्हें कहा जाता है जनरल मीटिंग्स। हम लोग अक्सर मीटिंग शब्द यूज करते हैं। कई बार आप लोग जब कॉलेज में आते हो या आप स्कूल में इससे पहले थे, कॉलेज में तो इस बार आप आए ही नहीं हो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और अभी तक क्योंकि ऑनलाइन कक्षा ही चल रही है, इसलिए आपको महाविद्यालय में आने का मौका नहीं मिला है। पर स्कूल में आप लोगों ने सुना होगा मीटिंग हो रही है आज किसी विशेष टॉपिक को लेके या किसी विशेष जो कार्य है उसको लेके आपके जो प्रिंसिपल होते थे वो मीटिंग बुलाते थे, जो कि आप के जो टीचर्स थे वो अटेंड करते थे। इसके अलावा अगर आपने कोई सामूहिक एक्टिविटी की है तो आप लोग भी अपनी छोटी छोटी मीटिंग्स अरेंज करते होंगे। तो आज हम उन्हीं मीटिंग्स की बात करते हैं कि यह प्रसार शिक्षा में किस प्रकार से काम में आती है। तो मीटिंग का जो कार्य होता है या प्रसार शिक्षा के एक विधि के रूप में जब मीटिंग का आयोजन किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि किसी विशेष जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, और यह विशेष जानकारी किसी भी चीज से संबंधित हो सकती है। और उदाहरण के लिए कि किसी रूरल एरिया में या किसी ग्रामीण इलाके में अगर कोई प्रसार कार्य किया जाना है या कोई प्रोग्राम चलाया जाना है तो उसके बारे में अगर लोगों को सूचित करना है या उसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है, थोड़ी विस्तार से जानकारी देनी है, तो वहाँ लोगों की मीटिंग बुलाई जा सकती है उसकी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा अगर किसी भी कार्यक्रम में जो काम करने वाले लोग हैं या चाहे वो ग्रामीण एरिया से हों, चाहे वह जो कि प्रसार शिक्षा से संबंधित लोग हों, सरकारी किसी संस्थान से संबंधित लोग हों, जैसे सरपंच भी हो सकता है, जो कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं गांव के लेवल पे,
सरपंच हैं, ग्राम सेवक हैं, बीडीओज हैं, या स्कूल के टीचर्स हैं, इन सबको की जब मदद लेनी होती है किसी भी कार्यक्रम में, तो उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में उनको बताया जाता है कि इस तरह का प्रोग्राम प्लानिंग की जा रही है कि इस एरिया में करवाया जाएगा, और उसके लिए हर एक व्यक्ति का या हर एक संस्था का या क्या कार्य होगा, किस तरह की गतिविधियां उनको करनी है, किस तरह के कार्य उनको करने हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, इस प्रकार की जानकारी उन लोगों तक दी जाती है। और जो सामान्य सभाएं हैं उनका लाभ यह है कि कम समय में अधिक लोगों से संपर्क संभव है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के बारे में अगर कई सारे लोगों को एक ही प्रकार की बात बतानी है तो एक एक व्यक्ति को बुलाकर और उससे बार बार वही बात बोली जाए, इससे अच्छा है कि सारे व्यक्तियों को एक ही साथ बुला लिया जाए और उनको एक ही साथ सारी बातें उन्हें विस्तार से बता दी जाए। तो इस तरह से कम समय में अधिक लोगों से संपर्क किया जा सकता है सामान्य सभाओं के द्वारा, और कम समय में लोगों से परिचय भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मीटिंग में जब सब लोग आते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो कार्यक्रम का नियोजन करने वाले लोग हैं उनको एक ही साथ पता चल जाता है कि अच्छा ये इस गांव में स्कूल में काम करने वाले टीचर्स हैं, या ये डॉक्टर्स हैं, या ये सरपंच हैं, ये ग्राम सेवक हैं, ये बीडीओ हैं। तो उनको एक साथ ही सभी लोगों से परिचय प्राप्त हो जाता है और सब लोगों से जान पहचान भी हो जाती है। और यह बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रसार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए, क्योंकि जब लोगों से जान पहचान होती है तो आप उन लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और उन लोगों से कार्यक्रम में भागीदारी लेना या कार्यक्रम में उनकी मदद लेना या उनका सहयोग लेना अधिक आसान हो जाता है। इसके अलावा इस जो सामान्य सभाएं हैं उनमें व्यय भी कम होता है, क्योंकि एक ही स्थान पर कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस स्थान पर वो लोग स्वयं पहुंचते हैं। तो इस तरह से एक एक व्यक्ति के पास जाना और जाने के लिए जो अगर किसी व्हीकल का अरेंज किया जाता है तो उसमें व्यय अधिक लगता है, या समय भी अधिक लगता है और धन की भी अधिक क्षति होती है। तो अगर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली जाती है तो कम व्यय में ही अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है किसी भी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी को। इसकी अपनी सीमाएं भी हैं इस विधि की। वह है कि अगर मीटिंग के लिए कि उपयुक्त सुविधाओं का अभाव है तो यह आसान नहीं हो पाता। जैसे किसी गांव में अगर कोई जगह ऐसी नहीं है या स्थान ऐसा नहीं है जहां पे कि जैसे एक व्यवस्थित कमरा हो जिसमें बड़ी सी टेबल लगी हो, पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था हो, एक ब्लैक बोर्ड हो, या ऐसे बोर्ड्स हो जिन पे कार्यक्रम से संबंधित जानकारी को लिखा जा सके या डिस्प्ले किया जा सके, या माइक की सुविधा नहीं हो, तो ऐसे में जो सभाएं हैं उनको ऑर्गेनाइज करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा इन्हीं कारणों से कई बार निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना भी मुश्किल होता है कि अगर आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और आपने विभिन्न लोगों को बुलाया है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, स्कूल के टीचर्स भी हैं, अधिकारी भी हैं, सरपंच भी हैं और गांव के गणमान्य लोग भी हैं, और अगर उन्होंने चाहा कि नहीं मीटिंग हम नहीं अटेंड करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 लोगों को आपने बुलाया है तो 50 लोग उस मीटिंग में आएंगे, लेकिन कई बार ये होता है कि पर्याप्त लोग पहुंच नहीं पाते हैं, या जो लोग आपने सेलेक्ट किए थे जिनका सहयोग कार्यक्रम संचालन के लिए जरूरी था वे अगर पहुंच नहीं पाते हैं तो मीटिंग का जो लक्ष्य होता है वह प्राप्त करना असंभव हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को जो कार्य संभालना था या जो जिम्मेदारी देनी थी, अगर वे लोग उस मीटिंग में अनुपस्थित हैं तो उन तक यह सूचना उपलब्ध नहीं हो पाएगी और जो मीटिंग का लक्ष्य था वह भी पूरा
नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मीटिंग की एक सीमा यह है कि इसमें विचार विनिमय का अभाव होता है। अर्थात जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें जो मुख्य वक्ता होता है वह जो मीटिंग अटेंड करने वाले दूसरे लोग हैं उनको सिर्फ यह बता रहा होता है कि इस तरह से प्रोग्राम करना है और उनकी यह जिम्मेदारी है और इस कार्यक्रम में ऐसा किया जाएगा। उनकी राय नहीं जानी जाती है, उनके विचार नहीं जाने जाते हैं, उनको वह कार्य करने में क्या कठिनाइयां आ सकती है या क्या किन किन चीजों की उन्हें आवश्यकता है या किस तरह की समस्याओं का को वो फेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनसे नहीं पूछी जाती हैं। तो इसलिए मीटिंग्स जो होती हैं या जनरल मीटिंग्स जो होती हैं उनमें विचार विनिमय का सामान्यतया अभाव रहता है। ये जो पिक्चर मैंने इस स्लाइड में आपके साथ में शेयर की है उसमें देखिए कि एक तो वक्ता है जो कि मीटिंग ले रही है, ये उसके ऑफिस से संबंधित लोग हैं जो कि वो जो बोल रही है उसके बारे में नोट्स ले रहे हैं कि क्या क्या बोला गया है। ये मीटिंग अटेंड करने वाले विभिन्न लोग हैं जो कि एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। इनके आगे आप देखिए पेपर वगैरह रखा गया है और ये जिस व्यक्ति को जो जो कार्य दिए जा रहे हैं या जो जो सूचनाएं दी जा रही हैं तो वे इस कार्यक्रम से संबंधित या जिस भी टॉपिक के बारे में चर्चा चल रही है उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को नोट करके रख लेते हैं। तो सामान्यतया जो मीटिंग का स्वरूप है वो इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। एक और जो सामूहिक संपर्क विधि है वह बड़ी इंटरेस्टिंग विधि है और यह विधि है भ्रमण की विधि। आपको स्कूल से कहीं ना कहीं भ्रमण के लिए ले जाया गया होगा और आप बड़े उत्साहित भी रहते होंगे जब आपको यह पता लगता है कि जब आप छोटे रहे होंगे तो कभी आपको जू ले गए होंगे जहाँ पे आपने रंग बिरंगी चिड़ियाएं देखी होंगी, कई प्रकार के जंगली जंतु देखे होंगे जिनके बारे में आपने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, या क्योंकि वो जंगल में मिलते हैं इसलिए संभव नहीं होता और वे जू में आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो आपने अगर शेर देखा होगा या चीता देखा होगा या और भी कोई जानवर देखे होंगे तो वो हो सकता है कि आपने उनके सामान्य हैबिटेट में नहीं देखे, आपने जू में ही देखे होंगे। और एक बार जो आपने किसी शेर को देखा होगा या चीते को देखा होगा या बाघ को देखा होगा तो आप उस दृश्य को कभी भूल नहीं पाते होंगे। जब भी अब आपके सामने शेर, चीते या बाघ की बात की जाती है तो आपको तुरंत वही बात ध्यान में आ जाती होगी कि हाँ हमने वह देखा था। तो भ्रमण का सबसे अच्छा जो प्रभाव होता है वो यही होता है कि ये लंबे समय तक आपके जेहन में स्थायी रहता है इसका प्रभाव। तो हम प्रसार शिक्षा में भ्रमण की अगर बात करें तो प्रसार शिक्षा में भी भ्रमण विधि जो है वह बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि की तरह काम में लिया जाता है और इसे उन्नत तरीकों से परिचय कराने हेतु काम में लेते हैं। इसके लिए सामान्यतया ग्रामीण लोगों की या ग्रामीण महिलाओं की एक छोटी ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाती है या टूर ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें कृषि अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण कराया जाता है या इसके अलावा जो कुछ उन्नतिशील किसान होते हैं जिन्होंने अपनी खेत में विभिन्न उन्नतिशील कृषि की विधियों का प्रयोग किया होता है या कई प्रकार के जहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे जोधपुर में काजरी एक सेंटर है जहाँ पे कृषि वैज्ञानिक कई प्रकार के प्रयोग करते हैं और उन्हें
फार्म पर भी प्रैक्टिकली किया जाता है, उसको दिखाने हेतु, या फलों से संबंधित या फूलों से संबंधित या कई प्रकार के बागवानी के जो तरीके हैं उन्हें दिखाने के लिए, उनके प्रभाव दिखाने के लिए लोगों को भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। इसके लाभ ये हैं, जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था, कि यह बहुत प्रभावशाली विधि है, क्योंकि इसमें लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, वह किसी भी विधि के प्रभाव को साक्षात रूप से देख रहे होते हैं। इसलिए यह विधि आस्था और विश्वास जगाने में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब वो प्रत्यक्ष रूप से आंखों से अपने सामने किसी भी उन्नत तकनीक की या उन्नत विधि की या जिसके बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है, उसके प्रभाव को, उसके फल को जब वे अपनी आंखों से देख लेते हैं और प्रायोगिक रूप से देख लेते हैं, तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ, यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि इस विधि के प्रयोग से काफी फायदा होता है, काफी लाभ होता है। तो यह विधि जो है वह ग्रामीण लोगों में आस्था विश्वास जमाने में भी बहुत सहायक होती है। और इसके अलावा इसका एक बहुत मुख्य लाभ है कि यह लोगों को प्रेरित करने में सहायक है कि वे नवाचार को अपने जीवन में भी अप्लाई करें या अपने जीवन में भी प्रयोग लाएं। इसके लिए वे भ्रमण विधि के द्वारा बहुत अधिक प्रेरित होते हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कि उनके जैसा ही कोई किसान है और उसने उन्नत तकनीक से उसकी पैदावार में बहुत वृद्धि हो गई है, या उसका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो गया है, या पोषक तत्वों के बारे में जानकारी से या पौष्टिक भोजन बनाने की जानकारी से किसी भी घर में उसके जो बच्चे हैं वे काफी हेल्दी हैं, जो उस घर के लोग हैं वे काफी हेल्दी हैं, उन्हें बार बार रोग नहीं हो रहा है, या साफ सफाई के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, तो उनके स्वास्थ्य पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीजें जब वे अपनी नजरों से देख लेते हैं तो बड़े प्रेरित होते हैं उससे, या इन जो विधियां हैं या ये जो तकनीक है उन्हें वे अपने जीवन में भी लागू करें और अपने जीवन स्तर को भी वे बेहतर बनाएं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। तो ये सारी चीजें उनको प्रेरित करने में सहायता करती हैं। सीमाएं भ्रमण की यह है कि इसका एक तो यह बहुत खर्चीला मेथड है, क्योंकि कई सारे लोग जब आते हैं और पूरे दिन के लिए उनको जब भ्रमण कराया जाता है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी व्हीकल की या ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, जैसे बस कह लो या जीप कह लो या विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, अगर ज्यादा दूरी पे जाना है तो हो सकता है कि उन्हें ट्रेन से ले जाना पड़े, उनके टिकट्स करवाने पड़े, और कई दिन तक जब यह कार्य होता है तो कई कई दिनों तक उन लोगों को के लिए रहने की, ठहरने की और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो यह विधि काफी खर्चीली भी हो सकती है, और क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को ले जाना होता है तो इसका प्रबंध करना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है कि कितने दिन के लिए भ्रमण करना है, कहाँ पे लेके जाना है, हर उन स्थानों पर जहाँ की भ्रमण के लिए लेके जाना है वहाँ लोगों से संपर्क करना होता है, पहले से ही बताना होता है कि भाई हम इतने लोगों को लेके आ रहे हैं, क्या आप उस दिन फ्री हैं, क्या आप उन लोगों को बता सकते हैं जो कि मतलब उस क्षेत्र में काम हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें पहले से ही सभी ऑर्गेनाइज करनी होती है, सभी बातों का, छोटी छोटी बातों का नियोजन करना होता है। पानी की व्यवस्था कैसे होगी, खाने की व्यवस्था कैसे होगी, ठहरने की व्यवस्था कैसे होगी, कितने लोगों की होगी, कितनी बस होगी, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं पहले ही करनी पड़ती है, तो इसका प्रबंधन करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके साथ ही आज हमने जो सामूहिक संपर्क विधियां हैं, सभी प्रकार की सामूहिक संपर्क विधियों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जान लिया है। और अब अगले वीडियो में मैं आऊंगी जनसंपर्क विधियां
लेकर और उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।